बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे देश के विशेष वर्ग के लोगों को आपत्ति हो सकती है। हिंदू मुस्लिम मुद्दे को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखाई दिया। विधानसभा में विपक्ष के प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, आप जानना चाहते हैं कि क्यों असम में हिंदू मुस्लिम मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है? क्योंकि एक हिंदू बहुमत देश में एक मुस्लिम कांग्रेस विधायक गर्व से कह रहा है कि उसकी उदारता की वजह से उनके क्षेत्र के 40 हिंदू परिवार सुरक्षित हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर ये भी कहा, कांग्रेसियों को जितना चीखना चिल्लाना है वो कर ले, मैं असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। फिर हिमंता ये भी बोले, मैं इस्लाम धर्म का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन यदि हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही है और बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब असम सीएम के इस तरह से रोष में दिए गए बयान पर बवाल होना तय माना जा रहा है। एनडीए ने राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। बीजेपी के 9 और सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी के साथ ही राज्यसभा में एनडीए की कुल सीटें 112 हो गई हैं, जिसका मतलब साफ है कि अब राज्यसभा से बिल पास कराने में कम से कम बीजेपी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीजेपी के जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं उनमें असम से रामेश्वर तेली, असम से मिशन रंजन दास, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू, त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य का नाम शामिल है। बीजेपी के सहयोगी दलों में महाराष्ट्र से अजीत पवार गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नितिन पाटिल, बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी भी तेलंगाना से निर्विरोध निर्वाचित हुए। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई तो सच सामने बाहर लाने के प्रयास में लगी ही हुई है, लेकिन अब ईडी ने भी आरजीकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता मामले में केस दर्ज कर लिया है। एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से संबंधित बैंकिंग और चिकित्सा खरीद दस्तावेज जुटाए हैं। जल्द ही पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए आरोपियों को समन जारी किया जा सकता है। ईडी के मामले में भी सभी आरोपी वही हैं जिन पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। इससे पहले सीबीआई ने रविवार को घोष, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक और 13 अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। विश्व क्रिकेट में भारत का दबदबा दिखा है। आईसीसी ने जय शाह को बड़ी जिम्मेदारी दी है। जय शाह आने वाले अगले 2 साल के लिए आईसीसी के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। जय शाह ने ग्रेग बार्कले को रिप्लेस किया है। ग्रेग बार्कले साल 2022 में आईसीसी के चेयरमैन बने थे और अब जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है तो जय शाह को निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन बना दिया गया है। नए अध्यक्ष के रूप में जय शाह का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। जय शाह के कार्यकाल के दौरान ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, जय शाह साल 2019 में बीसीसीआई के सचिव बनाए गए थे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम केस में बीआरएस नेता के कविता को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत दी है। तिहाड़ से बाहर निकलते ही स्वागत में खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए के कविता ने कहा, हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। के कविता ने अपने सभी समर्थकों का धन्यवाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें के कविता की जमानत याचिका खारिज की गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केस में 10-10 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड भरने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, ईडी ने के कविता को इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इसके करीब 1 महीने के बाद सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थी। देश में ठगी, साइबर फ्रॉड के मामले इस कदर बढ़ गए हैं कि बदमाश अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर ठगी कर रहे हैं। जी, सीजेआई के नाम पर ठगी की खबर सामने आई है। देश की न्याय व्यवस्था के सबसे ऊंचे पद पर बैठे शख्स का नाम फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया गया है। मंगलवार को यह मामला सामने आया जब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। इस पोस्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तस्वीर दिखाई दे रही है। इस पोस्ट में चीफ जस्टिस के नाम का इस्तेमाल कर फ्रॉड करने वाले शख्स ने लिखा है, हेलो, मैं सीजेआई हूँ, मेरी कोलेजियम में अर्जेंट मीटिंग है, मैं कनॉट प्लेस में फंसा हुआ हूँ। इतना ही नहीं, फ्रॉड करने वालों ने सीजेआई के नाम पर ये तक लिख डाला कि क्या आप कैब के लिए 500 रुपए भेज सकते हैं, कोर्ट पहुंचकर मैं लौटा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। सर्वोच्च अदालत ने पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अब अंदाजा लगाइए कि देश में साइबर फ्रॉड किस कदर फैल चुका है। नई नई तरकीबें निकालकर लोगों को ठगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रहने वालों और रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर स्टेशन के नाम रखे गए हैं। जायज स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम रखा गया है। अकबरगंज स्टेशन का नाम बदलकर मां अहोरवा भवानी धाम रखा गया है। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम रखा गया है। वारिसगंज हाल्ट स्टेशन का नाम बदलकर अमर शहीद भाले सुल्तान रखा गया है। निहालगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर अब महाराज बिजली पासी स्टेशन रखा गया है। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस स्टेशन होगा। मिसरौली स्टेशन का नाम बदलकर मां कालिकान धाम रखा गया है। कासिमपुर हाल्ट स्टेशन का नाम बदलकर जायज सिटी किया गया है। आपको बता दें, बीते साल पूर्व केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी ने गृह मंत्री और रेल मंत्री को पत्र लिखकर इन स्टेशन का नाम बदलने की रिक्वेस्ट की थी। पूर्व सांसद के इस प्रयास को अमेठी की जनता ने खूब सराहा था। स्मृति ईरानी की पहल के बाद ही उत्तर रेलवे ने ये बड़ा ऐलान किया है।